नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं मंथन वार्ता के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री रमेश लखमापुरे सर। ही इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन थिएटर। उनका काम हम कई सालों से देखते आए हैं। मराठी रंगभूमि में उनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इस वीडियो में आप देखेंगे बैक स्टेज प्रोडक्शंस कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हैं इन थिएटर। रमेश लखमापुरे सर से हम वार्ता करेंगे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। वीडियो पूरा देखिए। जय हिंद। क्योंकि देखो, हर राइटर अपने स्क्रिप्ट के मतलब बहुत प्यार करता है अपने स्क्रिप्ट से कि मेरा एक भी वर्ड नहीं कटना चाहिए, एक भी सेंटेंस नहीं कटना चाहिए। मैंने लिखा है, मैंने इतनी मेहनत से लिखा। अरे हो, लेकिन तूने लिखा, लेकिन तूने एक अच्छा लिखा हुआ बाद में का बकवास लिखे हुए से कट जा रहा ना। अच्छा, रमेश लखमापुरे का लड़का है कि हाँ कबीर, चलो तुम नाटक कर रहे हो। कबीर को तो खुजान है ही, तो वो तो जाता ही। और फिर वहाँ प्राइज़ मिला तो मैडम बोलती हाँ हमारे स्कूल को प्राइज़ मिला। अबे तेरे स्कूल को नहीं, तूने क्या किया उसके अंदर आउटपुट? कुछ तेरा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे लड़के को नाटक में लेना है ना, क्या हलवा है क्या? वहाँ आके घसना पड़ता ना। मुझे एक लगता है कि हर बच्चों में एक कोई भी स्पोर्ट्स और एक कोई भी आर्ट अगर उसकी ज़िंदगी में है तो वो ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में असफल हो ही नहीं सकता। या हम लोग अभी सोचते हैं कि कभी कभी कि छोटा सा ब्रेकअप होने से सुसाइड कर लिया, चूतिया है क्या? नमस्ते, जय हिंद। आप देख रहे हैं मंथन। मंथन के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री रमेश लखमापुरे सर। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। क्योंकि सर आपका बिजी शेड्यूल देखते हुए हमको तकलीफ नहीं बोल सकते, लेकिन आपका वो बिजी शेड्यूल हमको मैच करने के लिए हमको एक एनर्जी लगी। वो एनर्जी आप में फील हुई कि आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो कहीं ना कहीं थिएटर के लिए आपका जो पैशन है वो कई सालों से लोग देख रहे हैं। ये जो थिएटर का पैशन है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? करीब 41 साल पहले, मतलब 1982, जब मैं एक्चुअली वर्धा का रहने वाला हूँ। वर्धा से जब मैं यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आया तो हम लोग एक रूम लेकर रहते थे। तो हमें पता चला कि इस स्टेट में कोई नाटक की प्रैक्टिस भी होती है और शाम का समय कील करने के लिए हम लोग वो नाटक में काम करने के लिए गए। मेरे घर में नाटक या कला का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं अकेला रूम पर रहता था, तो फिर मैंने बोला चलो शाम को टाइम पास करने के लिए हम लोग थोड़ा नाटक की प्रैक्टिस देखने जाते हैं। तो इत्तेफाक से वहाँ मुझे हिंदी में पढ़ने लगाया गया और एक बंगाली डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मुखौटे नाम का एक नाटक था, उसमें मुझे पहली बार उन्होंने लिया। तो उस नाटक का शो विजयदशमी 1982 में पहला शो, जब मैं पहली बार रंगमंच पर एज एन एक्टर खड़ा हुआ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि वो नाटक में मुझे बहुत सराहा गया, मेरे रोल को लोगों ने अच्छा बोला, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं स्टेज पर काम कर सकता हूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि उस नाटक को जब दूसरी कॉम्पिटिशन में डालना था तो उनका एक सीनियर आर्टिस्ट था जो उस वक्त अवेलेबल नहीं था, वो आ गया और उसने मेरा रोल उसको दे दिया गया। और मेरा रोल उसको दे देने की वजह से उन्होंने मुझे बोला कि आप नाटक में काम नहीं करोगे, लेकिन आपको बैक स्टेज के लिए वहाँ आना है, आपको एज ए प्रॉम्प्टर वहाँ आना है और अपने खर्चे से आना है। तो हमारी उस टाइम आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा जब मेरा रोल नहीं है तो फिर मैं पैसा खर्चा करके क्यों हूँ। तो इस वजह से मेरी थोड़ी बहस हुई उनसे। तो उन्होंने मुझे सीधा गेट आउट कर दिया। उन्होंने कहा कि गेट आउट, इसके बाद में यहाँ होना नहीं, आप जैसे लोग मुझे नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। और मैं बहुत अपमानजनक महसूस किया अपने आप को। और मैं नीचे उतरकर, मतलब गच्ची पर प्रैक्टिस होती थी, वहाँ से नीचे उतरकर गया और फिर मैंने सोचा कि यार बेइज्जती हो गई अपनी, और भगा दिया, एकदम गेट आउट कर दिया। पहली बार ऐसा अपमान मैंने सहन किया। लेकिन बाहर आकर मैं अपनी साइकिल उठाकर जब सोचता रहा कि नहीं, अब मुझे इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और ये जो डायरेक्टर अपने आप को समझ रहे हैं, जो भी है, वो उम्र से बड़े ही थे नेचुरली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनको मेरा टैलेंट और मेरा जो भी है प्रूव करना चाहिए, तब उनको पता चलेगा। और फिर वहाँ जो खुन्नस बोलेंगे हम लोग, कि आज अपनी भाषा में बोलेंगे खुन्नस, तो खुन्नस दिमाग में घुसनी चाहिए
इसलिए उस खुन्नस के भरोसे उस वक्त अभी भी मुझे वो वाकया, वो समय, वो जगह याद है कि अभी भी मैं वहाँ से जाता हूँ तो मुझे वो फिर से याद आता है। तो वहाँ मेरे दिमाग में घुस गया कि नहीं, मुझे नाटक में काम करना है इसके बाद, और मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये मैंने एक शो करके प्रूव कर दिया। इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो लेकिन उस वक्त वो कीड़ा मेरे दिमाग में घुस गया कि अब इस खुन्नस पर मैं ये नाटक करूँगा, और वहाँ से मेरी यात्रा, रंग यात्रा शुरू हुई। लेकिन सर ऐसा बोलते हैं ना कि किसी भी काम को अगर आप एक ऊंचाई पे लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको एक बेइज्जती से गुजरना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक स्पार्क दे गया। बस वो स्पार्क उन्होंने दे दिया। और उसके बाद जब उनका नाटक हुआ, उनका वो नाटक फिर कंपटीशन में, जहाँ मैंने बोला कि मेरी जगह रिप्लेसमेंट लेके, उनको उस कंपटीशन में कुछ भी नहीं मिला। और वहाँ ही और एक ग्रुप था जो चंद्रपुर में कंपटीशन हुई थी, उस नाटक को फर्स्ट प्राइज़ मिला। और वो फर्स्ट प्राइज़ को हमारे जनरल मैनेजर ने कहा कि इसको अभी 31 दिसंबर को अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करना है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, या उस जिस नाटक का नंबर आया था उसके मेन कास्ट की किस्मत अच्छी नहीं थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। और वो लोग ढूंढने लगे कि 8 दिन में नाटक में ये मेन रोल करना है तो किसको पकड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे वो सेकंड चांस मिला। और फिर वहाँ से नागपुर में रहने वाले कुछ लोगों से मेरी पहचान हुई, और फिर वहाँ से मैंने नागपुर के अनेक ग्रुप से ज्वाइन किया, जननाट्य मंच, इप्टा, उसके बाद में एक दलित रंगभूमि। और फिर वहाँ से पहचान बढ़ाते बढ़ाते, और मेरा रोल नेचुरली, मेरी पर्सनैलिटी और मेरा हेयर स्टाइल और मेरा ये सब कुछ अच्छा था, अब मैं वैसा नहीं रहा, लेकिन उस वक्त मुझे अच्छे मेन रोल मिलते रहे। और उस रोल को निभाते निभाते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें सिर्फ रोल करने से ही सब कुछ नहीं है। थिएटर अभी अब मुझे थिएटर के प्रति बहुत प्रेम आने लगा, और मैंने सोचा कि नहीं, इसमें और पढ़ाई करनी चाहिए। तो तब तक मैंने बीए कर लिया था, ग्रेजुएशन। तो मुझे पता चला कि नागपुर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स ड्रामा ऐसी एक डिग्री है। तो उस डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने एमएफए ज्वाइन किया, और एमएफए करते करते मुझे बहुत सारे नाटकों में काम करने को मिला, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल के लिए डायरेक्शन का प्रैक्टिकल अलग और एक्टिंग का प्रैक्टिकल अलग। और उसमें भी जो हमारे बैच में करीब 18 लड़के थे, उन सभी का फेथ मेरे ऊपर था कि ये हमारा नाटक बिठा के देगा तो हमको ज़्यादा मार्क मिलेंगे, और मेरे नाटक में काम करेगा तो मेरे को डायरेक्शन के ज़्यादा मार्क मिलेंगे। तो इस ढंग से मुझे ज़्यादा चांस मिले, और मैंने उसको एनकैश करना शुरू किया कि मुझे विविध नाटकों से परिचय हुआ। उस बहाने में स्क्रिप्ट पढ़ता था, और ऐसा करते फिर एमएफए किया। फिर मैंने नेट दिया, मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट पास हो गया। और उसके बाद मुझे उसके दूसरे ही साल से कंट्रीब्यूटरी लेक्चरर करके डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में बुलाया गया। तो उसकी वजह से करीब करीब मैं 16 साल तक वहाँ कंट्रीब्यूटरी लेक्चरशिप। उस वक्त कॉलेज शाम का था। जैसे आपने पूछा कि आप नौकरी जो है, मैं 7:30 बजे घर से निकलता हूँ और 5:30 बजे नागपुर में आता हूँ। तो 5:30 बजे आने के बाद जो भी है ना थिएटर एक्टिविटी, वो है। ये सिलसिला पिछले 42 साल से चल रहा है। तो मुझे एक लगता है कि अगर हमें इच्छा है तो समय मिलता है, अगर इच्छा नहीं है तो फिर समय नहीं मिलेगा। तो मेरी कुछ प्रैक्टिस है, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मैं नाटक बिठाता हूँ तो 12:30-1 बजे ख़त्म होती, लेकिन 12:30-1 बजे ख़त्म करके मैं सुबह, मतलब रात को घर जाने के बाद, सुबह आज नहीं जाता ड्यूटी, ऐसे नहीं करता हूँ। मैं सुबह 7:30 बजे बराबर घर से निकलता हूँ। तो उस वजह से मेरा ये सिलसिला चलता रहा, और एक काम करना पड़ेगा। मतलब आज नए लड़कों से जब मैं बात करता हूँ तो बोले कि हम आम्हाला कोणी नाटकात घेत नाही सर, हमें तो कोई नाटक में नहीं लेता, हमें एक चांस देना सर, वगैरह वगैरह। चांस कोई देता नहीं है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मेरा कहना एक है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, तुम्हें तुम्हारा रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। और जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पहला नाटक जो डायरेक्शन के लिए किया था, मौत के साए में, जॉन पॉल सार्त्र का मैन विदाउट शैडोज, ये नाटक मैंने पहला डायरेक्शन का मेरा नाटक था। वो मैंने किया था 90s में। तो मेरा पेमेंट होने के बाद मैं सीधा वहाँ से धनवटे रंगा मंदिर गया, वहाँ पूरा पेमेंट देकर वहाँ मैंने अपना हॉल बुक किया। हॉल बुक की चिट्ठी लिया, एक गुलाबी कलर की ऐसे रसीद आती थी, वो रसीद लेकर फिर मैं मेरे प्रैक्टिस के हॉल में गया और वहाँ सबको बताया हॉल बुक हो गया है, चलो प्रैक्टिस शुरू करो। तो उस वक्त मेरी उम्र थी 25 साल। मैं उस दिन 25 साल का
और बस 2 दिन के बाद में मेरा बर्थडे था, तो 25 तारीख को फिर हमने मुहूर्त किया और 13 अगस्त को हमने शो किया। तो ये मैंने खुद शुरू किया, लोगों ने मुझे साथ भी दिया, और फिर पैसा तो आते जाते रहता, कभी अपने पास से खर्चा करना भी पड़ता है, नो डाउट, बट काम करते करते फिर सीखने को मिलेगा जो, वो तुम्हें कोई भी डिग्री, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने नेट पास हूँ, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि डिग्रियां लेकर कोई नाटक नहीं सीख सकता। ऑफ कोर्स। लेकिन आपने जैसे अपनी इनिशियल स्टोरी में बताया कि आपके घर का बैकग्राउंड बिल्कुल भी थिएटर से रिलेटेड नहीं था, तो आपको वो जो कन्विंस करने वाली बात आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पसंद है ये सब, ये फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। तो किस तरीके से आपने कन्विंस किया और वो जर्नी कैसे रही? शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मतलब पिताजी या माँ क्या नाटक में काम कर रहा है, इतने रात को घर आता, 9, 9:30, 10 बजते थे नाटक से प्रैक्टिस, एक तो सुबह ड्यूटी जाता था, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करके घर जाता था, तो घर वाले चिढ़ते थे। फिर मेरे नाटक देखने में उनको बुलाता था, तो एक नाटक में से सिगरेट पीने का सीन था, वही जो मौत के साए में मैंने नाटक बताया, उसमें एक मिलिट्री मैन का रोल था मेरा, तो मैंने सिगरेट पीने का सीन किया। तो दूसरे दिन जब पिताजी को मैंने पूछा कि कैसे का नाटक, तो वो इतने गुस्से से मेरे तरफ देख रहे थे कि मुझे ऐसा लगा कि अरे यार मैंने गलती किया नाटक करके। तो मैंने लगा क्यों, क्या अच्छा नहीं लगा तुमको नाटक? नहीं, नाटक तो अच्छा था, लेकिन तू सिगरेट कब से पीता है? इस ढंग से उन्होंने, मैंने बोला नहीं, वो सिर्फ प्रॅक्टिस में पीता हूँ या नाटक के टाइम। बोले नहीं, तू जिस म्हणजे मराठीत म्हणायचं की ज्या सराईतपणे तू ते पीत होता, ते लक्षात आलं की तू रेगुलर सिगरेट पीतो, तो मतलब उनको नाटक से ज़्यादा ये साला पुट्टा सिगरेट पीता, ये ध्यान में आया। उनको आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिखी? क्रिएटिविटी नहीं दिखी, लेकिन जैसे पेपर में नाम आता उस टाइम में, आज तो बहुत सोशल मीडिया हो गया, लेकिन उस टाइम पेपर में एक नाम आने से एक मोहल्ले में इज्जत बढ़ती थी, रिश्तेदारों में इज्जत बढ़ती थी। अरे आमच्या पोराचं नाव आलं, मेरे बेटे का फोटो आया पेपर में, तो ये बहुत बड़ा, आजकल तो कोई मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो उस वक्त फिर वो पेपर में नाम आता तो मैं जानबूझ के पिताजी को, माँ को पढ़ने देता था, फिर उनको एक लगता था कि नहीं, अपने बेटे कुछ तो नाम कर रहा है। पर जब मैं MFA किया तभी भी उनको कोई मतलब नहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है नाटक में ऐसा। लेकिन जब मैंने नेट पास किया और हमारे HOD घर आकर बताया कि रमेश नेट पास हो गया है और अभी वो लेक्चरर बन सकता है, तब उन्हें लगा कि नहीं, इसने कुछ तो अच्छा काम किया है, और तब से फिर उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। तब से फिर कभी उन्होंने मेरे मतलब नाटक के खिलाफ बोला नहीं, या नाटक के बारे में उन्होंने ऐसा नेगेटिव कभी भी नहीं बोला। जरूर सर, क्योंकि पहले के जो पेरेंट्स थे उनकी मेंटेलिटी बस यहीं तक सीमित थी कि हमारा बेटा जल्द से जल्द एक इनकम सोर्स लाएगा, और आप इनिशियल डेज में इनकम सोर्स बिल्कुल ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये फील्ड बिल्कुल भी पैसे नहीं देती है, उल्टा यहाँ पैसा खर्चा करना पड़ता था। ऑफ कोर्स। तो ऐसी क्या चीजें हुई कि आपने नेट सेट क्लियर नहीं किया, नेट क्लियर किया आपने? नेट क्लियर करने के बाद लेक्चरशिप के थ्रू आपने ऐसे कौन से थिएटर्स थे जिनमें काम करना इनिशियल डेज में चालू किया जब आप स्टूडेंट थे? जब मैं स्टूडेंट था तो क्या है कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में फर्स्ट ईयर में इंडियन थिएटर और सेकंड ईयर में वेस्टर्न थिएटर, ऐसा उनका डिवीजन है। तो नेचुरली फर्स्ट ईयर में तो हम लोगों ने अपने इंडियन नाटक किए। सेकंड ईयर में जब हमें पता चला कि नहीं, यहाँ शेक्सपियर भी पढ़ना पड़ेगा, जॉन पॉल सार्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, और बेकेट भी पढ़ना पड़ेगा, अल्बेर कामू भी पढ़ना पड़ेगा, तो उनके नाटक हम लोगों ने सिलेक्ट, जो फिलोसोफर भी है और जो ड्रामेटिस्ट भी है, प्ले राइट्स भी है, उनके नाटक हमने पढ़े, जो कोर्स में थे वो भी पढ़े। मतलब डॉल्स हाउस, इडिपस रेक्स और शेक्सपियर के सभी नाटक। तो फिर उसमें से मुझे जॉन पॉल सार्त्र और अल्बेर कामू, जो फ्रेंच नाटककार है, वो ज़्यादा नज़दीक के लगने लगे मुझे, दिल में मुझे शेक्सपियर नहीं पटा, मतलब उस वक्त भी ऐसा लगा कि ठीक है, वो बड़े लोगों का काम है। जो मुझे आम पब्लिक, आम जनता, या मैं जो मिडिल क्लास से आया हूँ, उस ढंग के और उस सब्जेक्ट पर मुझे ज़्यादा, उन सब्जेक्ट्स ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मुझे पहले से एक्चुअली मैं मिलिट्री में जाना चाहता था जब मैं 12th में था, तो लेकिन नहीं जा पाया, मतलब मुझे वो NDA वगैरह देकर क्लियर करके, लेकिन मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गया, फिर ट्रेनिंग हो गया, तो फिर और ये नाटक की लत लगने के बाद भी फिर मैंने सब बंद कर दिया। तो मुझे मौत के साए में ये नाटक जो मिलिट्री वालों पर बेस्ड था, उनकी मेंटेलिटी, उनको अगर बंदी बनाया जाए तो उनका कैसे टॉर्चर कैसे होता है, बंदी बनाने के बाद उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, परिवार के बारे में उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, तो वो नाटक मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। और इसलिए मैंने वो नाटक पहला शो
उसका वहाँ धनवरे रंग मंदिर में किया। तो इस ढंग से धीरे धीरे मुझे सार्त्र के, कामों के ये नाटक ज़्यादा अपने लगने लगे। फिर मुझे ये अपना डॉल्स हाउस इब्सेन का, वो भी मतलब छू लिया उसने कि नहीं ये करना चाहिए। तो उनके साथ यानी वो नाटक फिर इस ढंग से मुझे, और फिर लेकिन एक्टिंग अगर करना है और एक कोई प्रोडक्शन हाउस में करना है या कोई ग्रुप की तरफ से करना है, तो नागपुर में फिर लोग मुझे बुलाने भी लगे कि नहीं आप ये नाटक में, जैसे दलित रंगभूमि में कॉमरेड जोशी नाम का नाटक था, तो कॉमरेड जोशी का रोल मुझे दिया गया, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ। वो नाटक देखकर एक अंभईकर सर थे, रमेश अंभईकर सर, वो मतलब उस वक्त के नागपुर के बेस्ट डायरेक्टर थे, यानी उनको देखने से हम लोग ऐसे नीचे ऐसे झुक जाते थे, पैर पकड़ने की उनकी इच्छा होती थी, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं होती थी धनवरे रंग मंदिर के सामने। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हमारे नाटक में काम करोगे, हिंदी में काम करते हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करता हूँ, तो आइए। तो मुझे उस दिन ऐसे लगा कि स्वर्ग जीत लिया अपन ने, कि अंभईकर सर अब मुझे पूछ रहे हैं और नाटक में काम करने के लिए, कोई भी रोल हो, मुझे कुछ भी नहीं था। मैं दूसरी दिन प्रैक्टिस में गया, वहाँ उनके 3-4 लेडीज़, 8-10 जेंट्स सब बैठे थे, और उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एकदम डरा सा, नया नया था। तो गया, फिर उन्होंने पूछा कि हाँ पढ़ो आप हिंदी में। तो छिन्न करके एक नाटक था, तो वो नाटक मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे एक दूसरे की तरफ देखा, उन्होंने, उनकी प्रोडक्शन टीम ने, और मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया, और 4-5 लेडीज़ भी थी उस वक्त भी। लेडीज़ के साथ में बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ खड़ा करके मुझे कहा कि शर्ट उतार दो, बनियान उतार दो, टॉपलेस कर दिया मुझे, और बोले अभी घूमो। मैं घूमता रहा। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, ओके ये मेन रोल तुमको करना है। तो मुझे लगा कि, और पहले जो मतलब झिझक होती थी, वो झिझक मेरी वहाँ गायब हो गई कि बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपन टॉपलेस है, लेडीज सामने बैठी है, ये सब दूर हो गया उस एक पर्टिकुलर मूवमेंट में। और फिर मैं उनके साथ में काम किया, तो नेचुरली मेरे वैसे सीन थे, उनको वो ये देखना था कि इसकी झिझक है क्या अगर शर्ट और बनियान निकाल देने के बाद, क्योंकि वो उसमें जो 2 आर्टिस्ट थी लेडीज, उनके साथ बेड सीन थे, और वो उन्होंने बहुत ही कलात्मक तरीके से वहाँ अरेंज किए थे। तो उसमें काम करते करते फिर उसमें उसके भी शो हुए 1-2। फिर नेचुरली वो नाटक इतना हिट हुआ कि सब लोगों को, क्योंकि उसमें मतलब ऐसे संबंध वाले नाटक रहे तो लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उससे फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन तब तक एक्टिंग करता था, एंड डायरेक्शन मैंने मौत के साए में से शुरू किया था। और उसके बाद फिर मुझे MFA में पढ़ाते पढ़ाते जो नाटक करने मिले, तुगलक से लेकर, तो मतलब कुछ नए आर्टिस्ट थे, अंत एकांताचा वगैरह जैसे वो नाटक है, उनके भी नाटक करके देखता था मैं। और बच्चों को नया नया, हर रोज़ कुछ नया होना चाहिए, ये सोच के साथ मैं काम करता था। और क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था मेरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वजह से, तो लाइट्स में मुझे इंटरेस्ट था। और लाइट्स में मुझे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लाइट्स के बारे में, या हमारे घर में अगर कोई बटन भी खराब हो गई तो घर के लोग, अरे हाथ मत लगा करंट लगेगा, ये जो डर था वो डर मुझ में नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने वो लाइट्स और डायरेक्शन और फिर एक्टिंग धीरे धीरे मतलब करीब फिर हाँ बड़े नाटक होने लगे। फिर मैंने ज्योतिबा फुले का रोल किया, फिर डॉक्टर हेडगेवार में डॉक्टर हेडगेवार का रोल किया, जो फिल्म डिवीज़न की फिल्म बनी थी, याकूब सईद उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे डॉक्टर हेडगेवार का रोल दिया। तो ऐसे फिर मैं और जुड़ता गया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे एक्टिंग से रुचि कम हो गई और डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा मज़ा आने लगा। और क्योंकि नागपुर में ऐसा है कि राज्य नाट्य स्पर्धा, उसमें साल में एक नाटक किया है कि ख़त्म, इस ढंग से लोगों का एक नज़रिया है। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो मेरी भूख नहीं पूरी होगी, मुझे और ज़्यादा करना है। तो हम लोगों ने थिएटर मूवमेंट ग्रुप नाम से बजाज नगर में एक ग्रुप खोला था, जिसमें करीब 70 से 80 लोग जुड़ चुके थे। और हम लोगों ने वहाँ एक्टिविटी शुरू की कि मंथली एक्टिविटी, कि महीने के हर 4th सैटरडे को कुछ ना कुछ करना है, नाटक करना है, एकांकिका करना है, नाट्य वाचन करना है, गाने का कार्यक्रम करना है। तो उससे पब्लिक भी जुड़ने लगी, उस एरिया की पब्लिक आने लगी, और एक एक्सपेरिमेंटल टाइप से 150-200 लोग, 100-150 लोग ऐसे रेगुलर आने लग गए। हम लोग एक पोस्ट कार्ड, 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता, तो पोस्ट कार्ड पे लिख के भेजते थे कि ये तारीख को यहाँ ऐसा नाटक है, और वो पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे ऐसे 100 पोस्ट कार्ड, तो उसमें से 60-70 लोग तो आ ही जाते थे। तो इस ढंग से हमारी वो मूवमेंट चालू हुई, और वहाँ जो कुछ सीखने मिला वो बहुत अभी भी मतलब काम में आता है। सर, मुझे आपके इस स्टेटमेंट में बहुत ऐसे क्लिक हुआ कि आपको शेक्सपियर पसंद नहीं आए।
मराठी रंगभूमि में आपके बहुत सारे प्लेज हैं, आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी जो आपको शेक्सपियर में पसंद नहीं आई और आपको अट्रैक्ट कर गई कि मेरे को मराठी रंगभूमि में ही अपने पैर गड़ाने हैं? देखो ऐसा है, शेक्सपियर के नाटक अभी नागपुर में जब अब मैं तो मेरा खुद का बताऊँ, बाकी लोगों का क्या है कि अवेलेबल कंडीशंस में बेस्ट प्रोडक्शन देना, ये मेरा टारगेट होता है कि अवेलेबल कंडीशन में, कि मुझे इस रोल के लिए ये आदमी चाहिए, मुझे ये रोल के लिए नाना पाटेकर चाहिए, थोड़ी मिलने वाला है। तो फिर मुझे उससे उसके नज़दीक पास जाने वाला नागपुर में अवेलेबल जो है वो करना पड़ेगा। उसी तरह मेरे पास इतना पैसा है तो मैं सेट पर इतना खर्चा नहीं कर सकता, या मैं कॉस्ट्यूम पे इतना खर्चा नहीं कर सकता। और शेक्सपियर के नाटक करना है तो तुमको कॉस्ट्यूम और सेट पर खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सभी नाटकों में राजघराना, राजेशाही थाट पूरा, उनके कपड़े, बिग बजट, मतलब वहाँ का तुम्हारा चौकीदार भी रहेगा तो भी उसके भी कॉस्ट्यूम के लिए तुमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सोचता था कि अब हम रोज़मर्रा जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन के अगर जो नाटक होता है तो वो नाटक करना चाहिए। तो अवेलेबल कंडीशन में बेस्ट प्रोडक्शन देना, ये मेरा टारगेट हरदम रहा। और अभी भी मैं वही सोचता हूँ कि बहुत खर्चा करके तामझाम करके नाटक नहीं होता। नाटक में बेसिकली तुम्हारी एक्टिंग, तुम्हारा कंटेंट क्या है वो पब्लिक तक पहुँचना चाहिए, और वो कितनी प्रभावी तरीके से तुम पहुँचा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बाकी नागपुर में कुछ नाटक देखता हूँ तो उसमें लाइट सेट इस पर इतना खर्चा करते हैं कि, और आर्टिस्ट को कुछ भी नहीं देते, लेकिन सिर्फ उससे वो इवेंट हो जाता है, वो नाटक नहीं रहता। मेरा कहना है कि वो नाटक रहना चाहिए, वो इवेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं बाहर की इवेंट रहा तो बहुत भीड़ रहती, एक जो फाइनेंशियली मतलब एक अच्छा पैसा रहने वाले के जो बेटे हैं बेटियां हैं, वो अलग अलग वेशभूषाएं करके, अलग अलग लेटेस्ट मॉडल के फैशन डिज़ाइनिंग करके यहाँ आके से वो धक 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 डा वो चलते रहता है, उसके ऊपर वो सुनते रहते, वो खुद के दिमाग को कुछ तकलीफ देना ही नहीं चाहते। वैसे सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इसमें भी वहाँ के जोक्स पढ़ के, वहाँ के मोटिवेशनल थाट्स पढ़ के वो सोचते कि नहीं मस्त दिन गया। मोटिवेशनल थाट्स पढ़ने से तुम्हारी तरक्की नहीं होने वाली है, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद मैं जो बोलता हूँ कि घिसना पड़ेगा खुद को, तो ही तुमको कुछ आउटपुट मिलेगा। और वो एक बार अगर आदत लग गई तो मैं नए लड़कों को ये बोलता हूँ कि तुम खुद नाटक शुरू करो ना, एक नाटक पढ़ो, सिर्फ तुम खुद ही पढ़ो, कितने तुमको चाहिए, मैं 1000 नाटक मेरे घर में पढ़े मैं तुमको देता हूँ। तुम रोज सोचो कि एक नाटक, मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेता हूँ तो उसमें बोलता हूँ कि तुम एक सोचो कि हम 4 लोगों को नाटक करने की खुजली है, तो हम लोग 4 लोगों को, हमको कोई नहीं ले रहा है, तो तुम 4 लोग मिलकर एक नाटक पढ़ो, हफ्ते में एक दिन ठहरा लो संडे के दिन, तो तुम साल भर में 52 नाटक पढ़ सकते हो। 52 में से 2 दिन नहीं जम सके, तुम्हारा नहीं आना हुआ, तो 50 नाटक तो तुम्हारे सबके जहन में 50 नाटकों का तो फीडिंग हो गया। तो उसमें हर नाटक में 50 नाटकों में हर नाटक में सोचिए कि कम से कम 4 से 5 आर्टिस्ट रहेंगे, 4 से 5 कैरेक्टर रहेंगे, तो 4 या 5 कैरेक्टर भी पढ़े तो 50 मतलब 250 कैरेक्टर से तुम रूबरू हो रहे हो। तो ये तुम्हारा ट्रेनिंग है, और उसमें तुम सोचना खुद के दिमाग से सोचना शुरू कर रहे हो, तो ये होना ज़रूरी है। तो एकदम मुझे रोल मिलेगा और मैं करूँगा तो उसके लिए फिर तुम पैसा लगाओ। मैं अभी आज की तारीख में मैं ऐसे बोलता हूँ कि किसको काम करना है, सर मेरे को तुम्हारे डायरेक्शन में काम करना है, प्रोड्यूसर लेके आओ, तुमको कौन सा रोल होना है वो बताओ, कौन सा नाटक करना है वो करो, मैं तुम्हारा नाटक बिठा देता हूँ। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाटक बिठाते हुए ऐसे ही होता है कि वो लोग नाटक ढूंढते हैं, वो मुझे ये रोल करना है, नाटक बिठाने की मेरी जिम्मेदारी, और नाटक अप टू द मार्क ऑडियंस को पसंद आने लायक बिठाना है, ये मेरी ड्यूटी है, और मैं उसे बहुत खूबसूरती से निभाता हूँ। उसमें फिर मैं डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता हूँ, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता हूँ, मेहनत करने की, सबकी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और इस ढंग से अवेलेबल कंडीशन में बेस्ट प्रोडक्शन देने की हरदम मेरी इच्छा रहती। सर, ये जो थिएटर और फिल्म लाइन में डिफरेंसेस आते हैं उनकी क्रिएटिव वर्क पे, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने दोनों में काम किया है, आपको क्या लगता है कि लोगों को थिएटर ज़्यादा प्रभावित कर सकता है कि फिल्म लाइन? देखो, फिर वो प्रभावित कौन किसको करेगा। जैसे मैं हरदम उदाहरण देता हूँ कि एकच प्याला नाम का एक मराठी नाटक था, बहुत फेमस नाटक है, उसमें दारूबंदी के ऊपर बहुत कुछ बोला गया है, और वो नाटक होने के बाद में उसी के आर्टिस्ट बाहर निकलने के बाद में चलो यार बॉटल खोलो। जब तुम आर्टिस्ट को ही प्रभावित नहीं कर सकते तो ऑडियंस को प्रभावित करना, मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस नाटक वाटक से प्रभावित। ये पथनाट्य करते हैं, पथनाट्य करने से कितने लोग सीरियसली देखते हैं? नहीं देखते। तो उसकी जो मैसेज देना है, गुटखा खाने से कैंसर होता है,
वो तो वो गुटखे के पैकेट पर भी लिखा है, सभी तरफ लिखा है, तो भी लोग वहाँ पर देखते देखते भी गुटखा खाते, और नाटक होने के बाद में फिर वो जो आर्टिस्ट है वो बोलता अबे निकलना, खर्रा निकलना। तो इस ढंग से प्रभावित वगैरह नहीं करता, उस वक्त के लिए एंटरटेन करता, और एक दिमाग में विचार मतलब उसको क्या बोलेंगे, बीजारोपण करता है, एक विचार का बीजारोपण करता है। अब उसको कितना खत पानी मिलेगा और वो सीरियस खुद के बारे में कितना है, तो नेचुरली उसको उसका फायदा होगा। और ये तुम्हारे खुद के ऊपर ही डिपेंड है। यहाँ कोई, मुझे आज बहुत लोग बोलते हैं कि वजन कम करने के लिए, और वो फेसबुक व्हाट्सएप पे भी बहुत आता है कि वजन कम करने के लिए ये कीजिए, वो जब तक मेरे अंदर नहीं लगेगा कि नहीं बॉस वजन कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, तो चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन मैं मेरी एनर्जी या जो मेरी जो मराठी जिसको बोलते धावपड़, वो कम नहीं होती। मैं रात को 12 बजे तक भी फ्रेश रहता हूँ, प्रैक्टिस भी लेता हूँ, नाटक भी करता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ। मैं कहीं सब बैठ गया मोटापे की वजह से वगैरह, ऐसा मुझे नहीं लगता कभी। तो तुम्हारे अंदर की जो प्रेरणा है वो अगर सॉलिड है तो तुम रेगुलर काम कर सकते हो। और कोई नाटक देखकर या कोई फिल्म देखकर मेरी ज़िंदगी बदल गई, ऐसा नहीं होता। जब तक तुम्हें वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं आता कि एक्चुअल तुम्हारी एक महबूबा तुमको छोड़कर नहीं जाती, तब जो मनोभाव तुम्हारे है या मनस्थिति जो है, वो जब तुम अनुभव करते हो तब तुम्हें ध्यान में आता है कि साला ऐसा होता, छोड़ के चले गई जो भी है। या पिताजी की डेथ हो गई, मतलब असमय डेथ हो गई, उस वक्त ऐसा हम लोग बहुत स्टोरियाँ सुनते पेपर में, तो कितने एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन जब अपना एक्सीडेंट होता है या अपनी गाड़ी पंचर होती है तब हमें पता चलता है कि अब मेरी मनस्थिति क्या है और अब मुझे क्या क्या झेलना है और इसमें से रास्ता कैसे निकालना है। तो मेरा एक ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना लाइफ में, वो नाटक में टेक्निकली और नाटक को प्रभावी ढंग से पेश कर सकते तुम। लेकिन ऑडियंस आएगी वो एक नए ढंग से तुमने क्या पेश किया वो देखने के लिए। आज रक्तपुष्प नाटक हम लोग कर रहे हैं। रक्तपुष्प इसके पहले सत्यदेव दुबे जी ने किया था, जिसमें अमरीश पुरी ने काम किया था। आज भी अपने मुंबई में नाटक किया, वहाँ लोग देखने आए। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक वामन केंद्रे जी, उन्होंने नाटक देखने का, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स थी बाद में जाना था उनको, तो वो सब छोड़ के उन्होंने पूरा नाटक देखा और फिर वो नाटक के ऊपर आधा घंटा बात किया उन्होंने, कि लाइट्स के ऊपर, सेट के ऊपर, आर्टिस्ट के ऊपर, हर चीज़ पर, डायरेक्शन पर। तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक 3-4 रक्तपुष्प देखे हैं, लेकिन आज मुझे ज़्यादा, तो तुम्हारा ढंग, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। और जिसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो नेचुरली उसको, वो नाटक मैंने इस टीम के साथ देखा था, फिर इस टीम के साथ देखा, तो नहीं यार इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा, एक नया क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट किया, या उसमें कुछ नयापन मुझे देखने को मिला, प्रेजेंटेशन में कुछ नयापन देखने को मिला। तो नयापन देखने के लिए पब्लिक आती है, जो आती है वो, और प्रबोधन वगैरह या जिससे तुम बोलते हो कि माइंडसेट चेंज वगैरह नहीं होता, मुझे नहीं लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं होता। सर, वाइल रिसर्चिंग मैंने आपके अवार्ड्स की एक लिस्ट देखी, जो कम से कम उसमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स थे। जैसे कि आपने डायरेक्शन में भी अवार्ड्स लिए हैं बहुत सारे, आपने बैक स्टेज प्रोडक्शन के लिए भी अवार्ड्स लिए हैं, लाइटिंग के लिए। तो ये जो कोई एक्टर्स होते हैं कि वो बोलते हैं कि सिर्फ मुझे एक्टिंग में ही अपना करियर परस्यू करना है, और कोई होते हैं कि वो सिर्फ बैक स्टेज में ही रह जाते हैं। लेकिन ये दोनों में बैलेंस करके चलना, मतलब पूरा थिएटर आप संभाल रहे हैं, तो वो माइंडसेट कहाँ से आया? एक्चुअली मैं भी पहले जब नाटक शुरू किया, आपको जैसे बताया, तो मैं एक्टर बनूंगा, वही मूड में था। लेकिन एक्टिंग करते 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 मेरे एक ध्यान में आया कि एक्टिंग से ज़्यादा जो प्ले प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ज़्यादा सेक्सी है। जो मज़ा निर्देशन करने में, डायरेक्शन करने में और वो प्रोसेस को एंजॉय करने में है। एक्टिंग में मैंने डायलॉग याद कर लिया, डायरेक्टर ने मुझे ऐसा ऐसा बताया, उसमें मेरे दिमाग को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसलिए फिर मैं डायरेक्शन में जुड़ा। और लाइट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी से डर नहीं लगता था, तो मुझे बहुत बाकी नाटक मुंबई दिल्ली के नाटक देखने का तो मुझे लगा ये लाइट तो मैं इससे अच्छे कर सकता हूँ, मैं मूड लाइटिंग कर सकता हूँ। लाइट सिर्फ स्क्रिप्ट देख के इधर एक लाइट डाल दिया, इधर लाल डाल दिया, इधर पीला डाल दिया और यहाँ ऑरेंज डाल दिया, सुबह हुई तो ऑरेंज डाल दिया, ऐसा नहीं रहता कि उस नाटक में क्या डायलॉग चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रही, उसमें क्या मूड है,
वो मूड को लाइट्स के माध्यम से पकड़ने की कोशिश मैं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा, और फिर मैंने लाइट्स करना शुरू किया। और उसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं दूंगा विकास खुराना जी को, कि उनके 25 प्रोडक्शंस में मैंने लाइट्स किए, जिसके हर एक के 3-3 शो हुए। स्टेज क्राफ्ट की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने पहली बार लाइट्स के लिए आदमी ढूंढ रहे थे वो, और उन्हें मेरा किसी ने पता बताया कि क्योंकि मैं MFA में था तो नेचुरली वहाँ के बच्चों के उनको लाइट्स नहीं मालूम था, तो लाइट्स में ही करता था, और उनका नाटक बिठा के देने के बाद में मैं वो काम करता था। तो उससे मेरा हाथ साफ हो गया, और मुझे कलर, एंगल, मतलब लाइट्स के एंगल, लाइट्स के कलर, शैडो कितनी लंबी लेनी चाहिए, कितनी छोटी लेनी चाहिए, ये सब जो टेक्निक था वो पूरा मालूम था। अब वो टेक्निक को फिर आर्टिस्टिक ढंग से कैसे पेश करना, ये मैंने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ। और खुराना जी के नाटक में काम करते करते मुझे, एक तो उन्होंने पूरे वेस्टर्न प्लेस किए, तो नेचुरली मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्क्रिप्ट लेकर उन शब्दों को पकड़ कर और वो मूड को पकड़ कर, मेनली मूड को, वो डायलॉग को पकड़ कर नहीं, मूड को पकड़ कर मैं लाइट्स करता था। और खुराना जी की पूरी ऑडियंस उसको सराहती थी। खुराना जी को भी मेरा काम बहुत पसंद आ गया था, तो तभी तक उन्होंने मुझे 25 नाटकों तक लाइट्स करने की मतलब क्या बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी, और उससे मेरा लाइट्स के बारे में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैं बम्बई लाइट्स करने के लिए जाता था। नो एग्जिट जो सार्त्र का नाटक है, उसके बम्बई में अश्वत्थ करके एक ग्रुप है, उन्होंने 25 शो किए, उसमें मैं लाइट्स करता था। एक शो रहा तो मैं नागपुर से जाता था, लाइट्स करता था, फिर आता था, फिर ड्यूटी ज्वाइन करता था। तो इस ढंग से तो उस टाइम संजना कपूर जी ने जब वो शो देखा तो बाहर आई, सबको पृथ्वी थिएटर में शो था, जब बाहर आई तो उन्होंने देखा कि अब सब लोग आर्टिस्ट और डायरेक्टर सब ऐसे सामने रहते ना हरदम की, अब क्या बोलती मैडम अपने को, तो मैं अपना पीछे लाइट्स वाला अपना पीछे खड़ा था। तो वो आके उन्होंने पहला सवाल पूछा, लाइट्स किसने किए? तो फिर मेरे डायरेक्टर ने बताया कि इन्होंने। इधर आओ, एकदम उसने मुझे हक कर लिया और बोला कि क्या लाइट्स करते हो यार तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ से आए हो? मैंने बोला नागपुर से। नागपुर में क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। मैंने बोला मैडम पेट पानी के लिए तो वहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ आके लाइट्स करने से पेट थोड़ी भरेगा। तो बोले कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं लेकिन आप आइए, हमें मिली ये वगैरह। बोले ठीक है ठीक। तो मेरा डायरेक्टर एकदम टेंशन में आ गया कि साला हमने इतना झक मार के नाटक किया, इतना सब, और ये मैडम सिर्फ लाइट्स के बारे में पूछ रही है। ऐसे सोलापुर में भी हुआ, तो उसकी वजह से लाइट्स के ऊपर मुझे मजा। और क्या होता है कि डायरेक्शन करने के बाद में नाटक को आर्टिस्ट के हाथ में चला गया। अब वो जब स्टेज पे कर रहे हैं तो मैं खाली बिली बैठ कर ऐसा डायरेक्टर जैसा सा पोज लेके नाटक देखने के बजाय मुझे बहुत बोर होता हूँ, क्योंकि रोज ही देख देख के वो नाटक वैसे ही बोर होता। तो फिर मैं सोचता कि इसको और अलंकृत करने के लिए, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए अगर मेरा हाथ लगता है तो मैं लाइट्स के माध्यम से करूँगा। तो नेचुरली मैं लाइट्स ऑपरेट करना मैं मेरे डायरेक्ट किए हुए नाटकों को किसी को लाइट्स नहीं करने देता, मैं मेरे लाइट्स करता हूँ। क्योंकि उसका ये फायदा हुआ कि डायरेक्शन करते वक्त मुझे ध्यान में आया कि इस आर्टिस्ट की ये मूवमेंट या ये ब्लॉकिंग में या ये पिक्टोरियल कंपोजिशन में मैं क्या लाइट डालने वाला हूँ, ये सिर्फ मुझे पता रहता है, आर्टिस्ट को भी नहीं पता रहता और बाकी को आर्टिस्ट को भी नहीं पता रहता। तो नेचुरली वो जब स्टेज पर जाता है नाटक, तब आर्टिस्ट को भी लगता है कि अरे वाह ऐसे लाइट्स आए। तो उससे जो आपने बोला अवार्ड, तो उसकी वजह से डायरेक्शन के और लाइट्स के अवार्ड्स ज़्यादा मिले हैं मुझे। क्योंकि डायरेक्शन का अगर फर्स्ट प्राइज़ मिलता है तो नेचुरली बाकी प्राइजेस में से भी 2-3 फर्स्ट मिलते हैं। तो उसमें लाइट्स अगर प्रॉपर हुए तो लाइट और लाइट नाटक को लोगों को दिखाते हैं। मतलब जैसे विकास सर के नाटक में ऐसा होता था कि कभी कभी एक आधा आर्टिस्ट ऐसा आ जाता था कि विकास सर पागल हो जाते थे कि यार ये इसको कितना भी बताओ तो समझता नहीं, यार इसको क्या करूँ रमेश, यार कैसा करूँ इसको। टेंशन मत लो, स्टेज पर वो दिखेगा ही नहीं मतलब मैं उसको ऐसे डालूंगा, उसके ऊपर लाइट ही नहीं डालूंगा, उसके साथ ब्लू लाइट डाल दूंगा, तो लोगों को लगा कि बाप रे ये क्या कर रहा है। वो एक्टिंग कुछ भी नहीं कर रहा करके वो ब्लू लाइट से लोग उसकी तरफ अलग ढंग से देखेंगे। तो उसकी वजह से लोगों को ध्यान, मतलब लोगों का ध्यान हमारे नाटक की अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे क्या लाइट्स जो है वो कैमरा का काम करता है कि स्टेज पर क्या अच्छा है वो दिखाओ, जो बेकार है उसको छुपाओ। तो छुपाने के लिए फिर ब्लू लाइट लगाओ या डार्क करो, जो भी है। तो अच्छे चीज़ों को उजागर करो और जो चीज़ें पब्लिक को बोर हो सकती है या पब्लिक को पसंद नहीं आ सकती उसको छुपाओ। तो इस ढंग से लाइट्स का वो टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया, तो वो मुझे डायरेक्शन में भी फिर काम में आया और मेरा डायरेक्शन भी निखरने लगा कि मुझे ध्यान में आ रहता था कि ये ऐसा है। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ प्राइजेस मिले इसलिए कि मैं सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट मेरा बहुत अच्छा रहता है, ऐसा मुझे मालूम है। और गांव के भी लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन
सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट की, कुछ भी स्क्रिप्ट ले, अच्छा किसी की भी स्क्रिप्ट होने का मैं उसको मेरे ढंग से उसकी रंगावृत्ति बनाता हूँ, मतलब उसको एडिट करता हूँ कि इसमें से क्या चाहिए, जो ज़रूरी है वही दिखाओ ना लेखक। क्योंकि देखो हर राइटर अपने स्क्रिप्ट के मतलब बहुत प्यार करता है अपने स्क्रिप्ट से कि मेरा एक भी वर्ड नहीं कटना चाहिए, एक भी सेंटेंस नहीं कटना चाहिए, मैंने लिखा है, मैंने इतनी मेहनत से लिखा। अरे हो, लेकिन तूने लिखा, लेकिन तूने एक अच्छा लिखा हुआ बाद में का बकवास लिखे हुए से कट जा रहा ना, वो कटना नहीं चाहिए। तो हमको जो अच्छा है और जो उसका उस नाटक का ग्राफ ऊपर 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 बढ़ाते जाएगा, ऐसे चीज़ों को दिखाना है ताकि लोग स्पेल बाउंड हो जाए आखिरी में कि नहीं हमने कुछ नया देखा। तो उसमें मैंने बड़े बड़े लेखकों के नाटकों को जब एडिट किया तो बाकी कुछ लोगों ने, सीनियर लोगों ने मुझे बोला कि अरे यार तू उनकी भी नाटक के डायलॉग काटता। मतलब तो मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे मेरी अवेलेबल ऑडियंस जो है, जैसे मतलब अवेलेबल कंडीशंस है वैसे अवेलेबल ऑडियंस भी है। अब मेरी ऑडियंस को अगर तुम्हारे वो संगीत में का वो ध्रुतल है और वो विलंबित लय वगैरह नहीं समझता तो वो डायलॉग क्यों रखूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो इस ढंग से फिर मैंने नट सम्राट, मोरूची मौसी हिंदी में, मराठी में, हिंदी में सारी रात। मेरा सबसे प्यारा नाटक है हिटलर वुड पॉलिश करतो, जो लोकल निरंजन मार्कंडेवार ने लिखा था, जिस नाटक ने मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की भूख को मतलब बढ़ाया और मैंने एंजॉय भी किया। और उस नाटक को महाराष्ट्र राज्य जो गवर्नमेंट कंपटीशन है उसके फाइनल में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और उसमें सेट कुछ भी नहीं था, मैं लाइट्स करता था और सिर्फ 4 आर्टिस्ट थे। उसमें 3 लेडीज़ थी, एक हिटलर का रोल करने वाला एक लड़का था जो डांसर था। तो उसकी जो टोटल क्रिएटिव प्रोसेस थी वो एक्चुअली नाटक पहले 40 मिनट का लिखा गया, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे का किया गया और फिर कंपटीशन में वो यहाँ से तो सेकंड आया था नागपुर से, लेकिन फाइनल में फर्स्ट आया। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा आनंद दिया। और उसके बाद आषाढ़ का एक दिन, जो जेनेसिस स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स राधिका बूटी जी का, उनके साथ मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक किया था हिंदी में। वो नाटक देखकर मतलब बाकी बहुत लोगों ने कहा कि नेशनल लेवल पे भी आषाढ़ का एक दिन बहुत लोगों ने किया है, उस लेवल पर ये नाटक हो रहा है। ऐसा जब हम बाकी लोगों से सुनते हैं तो एक्चुअली क्या किया है क्या नहीं ये तो हमें पता रहता है, लेकिन 4 लोगों से जब हम उसको सुनते हैं कि उसकी अच्छाइयाँ या उन्होंने किसके साथ हमें कंपेयर किया, तो नेचुरली हमें मोटिवेट होते हैं और रेगुलर काम करने में इंटरेस्ट आता है और अच्छा काम करने में इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट आता है। और ये सब करने के लिए ड्यूटी करने की वजह से तुम्हारे पेट पाने की व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा है, जो बोलता है ना वो एक ऐड में है कि देखो भाई ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। तो पेट पालने के लिए, और मैंने शादी किया, 2 बेटे हुए, उनका पढ़ाई उनका लिखाई ये सब करने के लिए पैसा ज़रूरी था। और वो मुझे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी की वजह से उस मामले में मैं थोड़ा सेफ था। हाँ, मैं बहुत पैसे उड़ाता नहीं हूँ या ऐसे खर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए मेरा पेमेंट ठीक था और उसमें मैं नाटक में भी खर्चा कर सकता था। पिछले 8-10 सालों से फिर मैंने सोचा कि नाटक में बहुत खर्चा हुआ मेरा, छुट्टियाँ मारी मैंने वगैरह वगैरह। बट अभी मुझे लोग पैसा देकर बुलाते हैं कि हमारा नाटक बिठा के देंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे, हम हमारे यहाँ आकर लेक्चर लोगे तो हम इतना पैसा देंगे, या हमारा वर्कशॉप लोगे तो। अभी मैंने वर्कशॉप भी बहुत सारे लिए हैं। और लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि नाटक, अभी मेरी उम्र अभी 60 साल के मतलब 60 रनिंग है, मुझे और 10 साल नाटक डायरेक्ट करना है। और जो नाटक मैंने अभी एक्चुअली कोरोना काल में हमने एक काम किया था कि मैं और मेरी बीवी थी, कभी सत्यम भी आता था और एक सुरेश करके मेरा मित्र है वो भी आते थे। तो हम लोग रोज़ शाम को 5:30 से 6 बजे एक नाटक पढ़ना शुरू करते थे, मैं और मेरी बीवी। और वो पूरा नाटक हम पूरा मतलब आकाशवाणी के नाटक जैसा पढ़ते थे, मतलब अभिवाचन जिसको बोलते हैं वैसे। तो वैसे हमने 117 नाटक पढ़े। तो उसकी वजह से सिलेक्शन हो गया कि इसमें से ये नाटक तो करना ही है, एक ना एक बार ज़िंदगी में करना है। तो ऐसे 15-20 नाटक मैंने निकाल के रखे कि उसमें से कोई नाटक बोर भी थे, लेकिन हमने पूरा पढ़े बगैर छोड़ते नहीं थे उसको। कि मैं हरदम नए लोगों को भी यही बोलता हूँ कि नाटक देखने अगर तुम गए हो, 2 घंटे तुम दे रहे हो, तो 2 घंटे बैठो। नहीं तो बोर हो रहा था फिर हम निकल के, बोर क्यों हो रहा हूँ मैं, ये तुमको उस रंगमंच पर देखना चाहिए कि ये चीज़ें करने से मैं बोर हो रहा हूँ, मतलब मैंने अगर ये चीज़ की तो पब्लिक बोर होगी। जी, लेकिन जो आपने एक दौर देखा है, एक थिएटर का एक दौर था जो पहले से अभी कुछ चेंज हुआ है, आपको ऐसे क्या चेंजेस दिखे हैं और क्या ऐसे फॉल्ट्स दिखे हैं? चेंजेस ऐसा है कि देखो आदमी बहुत स्वार्थी है और हलाल है,
हलाल जिसको बोलते कि कौन जाएगा गाड़ी निकाल के, फिर वहाँ गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी, फिर टिकट निकाल के नाटक देखने जाना पड़ेगा, फिर नाटक बेकार हुआ तो फिर फालतू गई आज की शाम अपनी। तो मैं घर में बैठे बैठे मोबाइल पर ठक से देखता हूँ या लैपी खोल के उसके ऊपर देख लेता हूँ, या टीवी पे सीरियल तो है ही है। तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। तो ये सब जद्दोजहद करके नाटक देखने आने के बाद नाटक अच्छा नहीं हुआ तो जो मनस्ताप होता है या जो पश्चाताप होता है वो टालने के लिए लोग घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अब बहुत ही रेयर केस में होता है कि नहीं वो मेरे बेटे का नाटक है या मेरे भाई का नाटक है। हम लोग देखते हैं ना गैदरिंग में क्या क्वालिटी रहती है उसकी, कुछ भी नहीं, लेकिन वहाँ फुल हॉल रहता है, सुरेश भट्ट भी हॉल फुल रहता है, क्योंकि हर बच्चे के माँ बाप को लगता है कि मेरा लड़का स्टेज पर है। 50-50 लड़के एक ही स्टेज पर डांस करते रहते हैं, कौन सा लड़का मेरा है, वो एक तो एक ही ड्रेस पहने रहते एक जैसे, उसमें से मेरा लड़का कौन सा यही नहीं पता रहता। लेकिन तू दिखा, और फिर मतलब माँ को मालूम रहता ये मेरा बेटा है, लेकिन पिताजी ने उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, तो आता है कि नहीं बेटे के लिए जाना पड़ेगा। फिर उसका कहाँ है रे अपना बेटा, कहाँ है, कहाँ है, वो पीछे पीछे खड़ा है। तो बेटे के टाइम सब लोग जाते हैं और वहाँ क्वालिटी कुछ भी नहीं रहती, लेकिन बेटे के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी अभी नाटक में ऐसा हुआ कि इजीली अवेलेबल तुम्हारे पास में सीरियल है, इजीली अवेलेबल तुम्हारे पास में क्रिकेट है, इजीली अवेलेबल तुम्हारे पास में इतने मोटिवेशनल थॉट्स है, इजीली अवेलेबल रील्स है। तो घर में बैठे बैठे समय काटना है ना। देखो खाना पेट पानी के, देखो आज नागपुर की अगर 33 लाख्स हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या है, इसमें से बिजनेसमैन, रोजी रोटी वाले, दिहाड़ी वाले, ये लोग जो है वो लोग नाटक देखने आ ही नहीं सकते। मैं गुजराती नाटक करता हूँ तो वहाँ प्रैक्टिस ही 10 बजे शुरू होती, क्योंकि वो बोलते नहीं सर हम तो शटर बंद करके बाद में आएंगे, हमको नाटक में इंटरेस्ट है, लेकिन तो मुझे 10 बजे से प्रैक्टिस शुरू करके 12 बजे तक प्रैक्टिस खत्म करनी पड़े। तो वो लोग रेगुलर देखने कहाँ से आएंगे, फिर वो संडे को ही रखेंगे, क्योंकि संडे को हमारा मार्केट बंद रहता, तो हमारे जो गुजराती लोग हैं वो संडे को ही आते, बाकी दिन नहीं आते। तो इस ढंग से लोगों का इंटरेस्ट। अच्छा, नागपुर एक ऐसा शहर है ऊपर से कि यहाँ बंगाली भी है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश वाले हैं, बाद में सिंधी थिएटर है, और ऐसे बढ़ चुके हैं लोग। उसमें फिर क्लासेस है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है। खुराना जी के नाटक के लिए दलित रंगभूमि वाले नहीं जाएंगे, दलित रंगभूमि वाले के लिए खुराना के लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे बटे हुए। उसमें भी मराठी वाले, पश्चिम नागपूर वाले, आमचं शुद्ध मराठी, आम्ही काय ते पाहायला जायचं ते महालातल्या लोकांचं, महालवाले बोलते वो सारे ज़्यादा शायदे बनते जानते उनको। तो इस ढंग से वो हो रहा है। तो ऑडियंस का जो एक ग्रुप होना चाहिए वो ग्रुप नहीं है। जो आज बम्बई पूना में है कि नाटक अगर है तो वहाँ लोग आते हैं देखने के लिए, कि किसका भी नाटक है देखते। हमारे यहाँ आजकल एक और ऊपर से भी, और आज की कंडीशन में पॉलिटिकल लेवल पे इतना ज़्यादा बाइफर्केशन हो गया है कि वो सावरकर का नाटक करता, वो आम्बेडकर का नाटक करता। अबे तो तू नाटक देखना, तो वो सावरकर की विचारधारा वाले आम्बेडकर का नाटक देखने नहीं जाते, आम्बेडकर की विचारधारा वाले सावरकर का नाटक देखने नहीं जाते। तो इस ढंग से समाज बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से ऑडियंस कम होते जा रहे हैं। सर क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि थिएटर एक डाइंग आर्ट बनते जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, थिएटर तो रहेगा, थिएटर रहेगा, पक्का रहेगा। क्योंकि हाँ ऑडियंस कम आएगी, लेकिन जो खुजली वाले लोग हैं, आज मैंने फिल्मों भी, जैसे आपने कहा कि मैंने फिल्मों में भी काम किया है, मुझे वो मज़ा नहीं आया, टेक और ये रीटेक और ये वो, ठीक है। उसमें एक ही फ़ायदा है कि एक बार शूट हो गया तो तुम 10 साल 20 साल 50 साल के बाद तक देख सकते हो। लेकिन थिएटर है कि रोज़ तुमको नया अनुभव देता है, रोज़ तुम्हें नई ऊर्जा देता है। कि आज मेरा शो चिटनी सेंटर में है, कल मेरा शो बम्बई के रविंद्र नाट्य मंदिर में है, परसों मेरा शो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में है, कल जाके मेरा नाटक औरंगाबाद में लगेगा। वहाँ की ऑडियंस अलग अलग है, उनके रिस्पॉन्सेस अलग अलग है, वहाँ की तकलीफ़ें अलग अलग है, वहाँ की सुविधाएं अलग अलग है, और उन सबको मैं लाइवली एंजॉय कर रहा हूँ, लाइवली उसको अनुभव कर रहा हूँ। और ये जो रील या फिल्म बन जाती है तो एक बार बन गई तो उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते तो, और वही तुमको देखना है। तो इसलिए उसमें समय भी बहुत लगता, इसलिए पैसा भी बहुत लगता उसमें। बट थिएटर बंद नहीं होगा, क्योंकि देखो हमें अपनी बात को बताने का एक ढंग, या किसी से, जैसे अगर आज तुम पिकनिक को जाते हो, नए बच्चे पिकनिक को जाते हैं, पिकनिक में एक दो लड़के दो लड़कियां गई या बाहर गाँव गए, वो वहाँ से आने के बाद में अपने दोस्तों को जो नहीं आए थे उन्हें उस चीज़ को जिस ढंग से पेश करते हैं या बताते हैं, वो नाटक ही है एक प्रकार से। क्योंकि वो बताने का जो स्टाइल है उसका, वो नाटक ही है, फिर प्रेजेंटेशन का स्टाइल है उसका। और वो अगर ज़्यादा अप्रिशिएबल रहा और बहुत दिमाग को, लोगों को एंटरटेनिंग रहा,
तो लोग उसको अबे वो क्या हुआ था फिर वहाँ ऐसा उसको पूछते ही हैं। तो वो ड्रामा ही है, वो शुरुआती ड्रामा की वहाँ से हुई कि कहानी बताना किस ढंग से, तुम कितने प्रभावी ढंग से बता सकते हो उस ढंग से। तो ये तो जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। तो नेचुरली कि आज स्पॉन्सरर्स नहीं आ रहे क्योंकि इससे आउटपुट नहीं है। स्पॉन्सर क्यों नहीं आ रहे? क्रिकेट को कैसे स्पॉन्सर मिलते? क्योंकि उससे आउटपुट है, एडवर्टाइजमेंट से लेकर। आज थिएटर में नहीं है। मेरा आरोप नागपुर के सभी रंगकर्मियों के ऊपर एक है कि हम लोगों में सिर्फ, मैं एक आदमी को अभी भी सैल्यूट करता हूँ कि जिसने कंटिन्यूटी, सातत्य ज्याला म्हणतो आपण मराठीत, कि कंटिन्यूअसली तुमको एक प्रोडक्शन या एक प्रोडक्शन के 3-4 अच्छे शो, फिर दूसरा प्रोडक्शन, फिर उसके 3-4 अच्छे शो, फिर ऐसा साल में कंटिन्यूअसली 4 बार करना पड़ेगा। तब तुम्हारा एक तो प्रोडक्शन हाउस का नाम होगा, या तुम्हारे आर्टिस्ट का नाम होगा, या तुम्हारे राइटर का नाम होगा, या तुम्हारे ग्रुप का नाम होगा। नहीं यार वो लोग अच्छा काम करते, ठीक है, उसमें कुछ नए आएंगे कुछ पुराने आएंगे, लेकिन उस ग्रुप का नाम अगर हो गया या उस डायरेक्टर का नाम, नहीं वो डायरेक्टर का नाटक अच्छा रहता है तो लोग आएंगे, जरूर आएंगे। क्योंकि आज देखो नागपुर में अगर बम्बई पुणे से कोई नाटक आता है तो देशपांडे हॉल के 3 शो तो पैक जाते हैं। मतलब 3 से 3,500 हज़ार लोग तो है, 3,500 हज़ार लोग है जो टिकट लेकर 500 से 800 रुपये की टिकट लेकर नाटक देखने आते हैं, मतलब उनको। पर वो लोकल नाटक देखने का जो उनका ये हो जाता है कि यार ये वो लेवल का नहीं है। बात यह है कि वो लोग 60-70 शो करके यहाँ आके शो करते, हम लोग 60-70 प्रैक्टिस भी नहीं करते, तो हमारी फिनिशिंग उतनी नहीं रहती। तो इसलिए हमें फिनिशिंग के साथ नाटक करना पड़ेगा, टेक्निक के साथ नाटक करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ा कर पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक तक पहुँचना पड़ेगा। तुम नाटक वाले हो तो मैंने तुम्हारा नाटक देखने आना चाहिए। मतलब हल्दीराम के यहाँ मिठाई की दुकान का उद्घाटन है तो उसके यहाँ की मिठाई बॉम्बे वाला मिठाई वाले ने टेस्ट करना चाहिए, या हीरा स्वीट वाले ने टेस्ट करना चाहिए। क्यों करेगा वो हीरा स्वीट वाला अपने हीरा स्वीट में रहेगा, बॉम्बे वाला अपने इसमें रहेगा, हल्दीराम वाला अपने इसमें रहेगा। हम क्या करते, नाटक वालों को ही बुलाते। अब वो नाटक वाले आने के बाद में गलतियाँ निकालते कि जमा नहीं यार, वो लाइट थोड़ा सा ऐसा हुआ, वो आर्टिस्ट बराबर नहीं थी, वो लड़की आवाज़ नहीं उसका। तुम आम पब्लिक तक रीच ही नहीं है, नागपुर के किसी भी ग्रुप का आम पब्लिक तक रीच नहीं। कि जैसे ज्येष्ठ नागरिक मंडल है, तो ज्येष्ठ नागरिक मंडल में बूढ़े लोग हैं, उसमें से कुछ मतलब जो सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हैं या मॉर्निंग वॉक में जो क्लब है वहाँ तुम्हारे नाटक का ऐड ही नहीं करते कभी। क्योंकि उन लोग, वो जो रिटायर्ड लोग हैं उनको तो इतना खाली समय है कि वो तो चाह रहे हैं कि शाम को कहीं ना कहीं मुझे अपॉइंटमेंट, अब वो जाने आने का प्रॉब्लम है, दूर जाने का है, लेकिन अगर तुम उसको अच्छे क्वालिटी का एंटरटेनमेंट देंगे तो नेचुरली वो आएंगे और उनको आदत लगी कि वो ऑटो करके आएंगे, वो अपने बेटे को बोलेंगे, बेटी को बोलेंगे मुझे छोड़ दो, और वो आके देखेंगे। और वैसे यंग लोगों को भी, कि यंग लोगों को उनके इंटरेस्ट का कुछ तो दिखेगा तब उनको मजा आएगा, तब वो करेंगे। ये तुम बोलेंगे अरे यार ये क्या, ये नाटक देखना है इसमें राम भगवान सीता ये वो, अरे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। करंट जो चल रहा है उस हिसाब से जब तक हम लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे नहीं, डायरेक्टर उस हिसाब से, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है उस हिसाब से नाटक सेट करना, नाटक सिलेक्ट करना, ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि मैं वो करता हूँ। और मेरी जब नौकरी छूटी, मैं भी मेरी नौकरी मतलब रिटायर्ड होने की राह देख रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड होने के बाद मैं फुल टाइम, मेरा प्लानिंग जो है उस हिसाब से मैं काम करूँगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को, क्योंकि विदाउट ऑडियंस नाटक तुम्हारा रह ही नहीं सकता। नाटक करना है तो ऑडियंस आएगी तो ही तो नाटक करोगे। ये तो मैंने पूरा लाइट लगाया, सेट लगाया, पूरा खर्चा किया, लाखों रुपए प्रोडक्शन पे खर्चा किया और सामने ऑडियंस ही नहीं है, तो ऑडियंस नहीं आएगी। तुम कुछ भी मत लगाओ लेकिन ऑडियंस आई और रिस्पॉन्स दे रही है कि तुमने सिर्फ 2 डायस लगा दिया, 2 मोढ़े लगा दिया और उसके ऊपर तुम 4 लोग एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन लोगों को बांध के रखने की उसमें कैपेसिटी है, तो लोग आएंगे नाटक देखने के लिए। सिर्फ तामझाम करके और इवेंट जैसा खर्चा करके नाटक में लोग नहीं आएंगे। जी, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, थिएटर एक क्रिएटिव फील्ड है, आपको क्या लगता है जेनजीज जो ये न्यू जनरेशन है उनमें ऐसे क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो थिएटर की तरफ, थिएटर एक क्रिएटिव फील्ड है, अनदर क्रिएटिव फील्ड की तरफ वो अप्रोच करे, अपना माइंडसेट बदले और ऐसे चीज़ों में पार्टिसिपेट करे जिनसे उनका माइंडसेट क्लियर हो पाए अपने फ्यूचर की तरफ। जैसे आपका फ्रॉम बिगनिंग आप क्लियर थे कि आपको इस स्टेज पे आना है। जेनजीज को आपका क्या एक लास्ट मैसेज रहेगा कि वो बचपन से ही एक मोटिव लेके चलें
और एंडिंग में उनको यही रिजल्ट मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है उस नवयुवक या नवजात शिशु से लेकर नवयुवक होने तक की जो प्रोसेस है, उसमें उनका सबसे बड़ा सपोर्ट है माँ बाप, है ना। एक नवजात शिशु को एक नवयुवक बनाने में माँ बाप, बाद में नवयुवक होने के बाद में फिर उसको नौकरी लगती है और वो अपना शादी करता है या अपना बाहर जॉब के लिए जाता है वगैरह, फिर वो अपने डिसीजन लेना शुरू करता। लेकिन जो संस्कारक्षम वय है वो है नवजात शिशु से लेकर नवयुवक होने तक, और उसमें माँ बाप को अवेयर होना चाहिए कि मैं इसे थिएटर हो रहा है ना, चलो मैं दिखाती हूँ। डिसिप्लिन वहाँ से आता है कि नहीं थिएटर चालू है, सब लोग बैठे हैं, सामने कुछ लोग जिंदे लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लाइट है, म्यूजिक है, तो वो देखने की संस्कार उस पर आएंगे। नहीं तो वो कभी गया नहीं थिएटर में तो उसको लगता है ये क्या कुछ भी कर रहे हैं। नहीं वो बाद में अगर वो छोटा बच्चा अगर दौड़ते हुए वहाँ से गया तो एक सीनियर आदमी उसको बोलेगा बे क्यों बैठ, अरे हमारा टाइम पास वेस्ट कर रहा क्या, तो फिर उसके माँ बाप उसको चिल्लाएंगे तो वो भी बैठेंगे, वो भी उसको बिठा के रखेंगे बैठ, तो उसको एक आदत लगेगी कि नहीं ये इतने सारे लोग आकर देख रहे हैं, मतलब कुछ तो सीरियस है। और उसको उस आर्ट के प्रति, थिएटर के प्रति, देखो बड़ा होने का सबको ही लगता कि मैं ऐसा रील बनाऊंगा, फिर वो कुछ भी करते, मतलब वो फिल्म में देख के उसका अनुकरण करते, फिर वो शाहरुख खान की एक्टिंग करूंगा मैं, तो नाना पाटेकर की एक्टिंग करूंगा मैं। थिएटर को अपने दिमाग में लेकर अपने आत्मा तक पहुंचाने के लिए तुम्हें उसके मैक्सिमम, देखो क्रिकेट खेलने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर तुमको गावस्कर बनना है, अगर तुमको तेंदुलकर बनना है तो गावस्कर के साथ खेलना पड़ेगा, है ना। आज इंडिया में कितने क्लब है, उसमें से 11 प्लेयर वहाँ खेलते हैं, और 11 में से अभी अपने आप में आज 30-40 लोग ऐसे कि जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन वो 40 लोगों के पीछे 4 लाख लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिनकी उम्र चले गई, कई लोग, कोई उसमें कोच बन गया, कोई ये बन गया। तो लेकिन क्रिकेट के लिए जो मेहनत करनी है, जो फिजिकल फिटनेस है, तो वो जो मेहनत है वो मेहनत थिएटर वाले नहीं करते। और थिएटर वालों को या थिएटर से उनका अनुराग हो, इसलिए माँ बाप को ज़्यादा करनी पड़ेगी कि एक स्टेज पर खड़े रहने के बोलने की आदत, मेरी भाषा, इसकी भाषा हिंदी है या मराठी है या इंग्लिश है, जो भी भाषा है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं और फिर बोलते हैं, तो अच्छी चीज़ें सुनने को मिलनी चाहिए उसको, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छी चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए, तब उसका दिमाग डेवलप होगा या उसके अंदर एक क्रिएटिव क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी को तैयार होगी कि नहीं मुझे कुछ हटके करना है। देखो आदमी पैदा होता, खाना खाता, पीता, हगता, भागना, मुतना, नौकरी करना, बच्चे पैदा करना, खत्म। फिर बाकी जानवरों में और हम में क्या फ़र्क है कि जानवर जैसे वो भी पैदा होते, उसके बाद में वो बड़े होते, खाते पीते, हगना मुतना करते, संभोग करते, बच्चे पैदा करते, वो मर जाते, फिर उनके बच्चे पैदा होते। तुम कहीं पर वो ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। तो हम लोगों में और उनमें कोई अगर अंतर लाना है तो हमें खुद ही उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और ये काम माँ बाप को बताना पड़ेगा कि बेटा तेरे को ऐसा करना पड़ेगा। अगर माँ बाप उसको बोलेंगे कि नहीं, देखो माँ बाप क्या करते, बर्थडे का कार्यक्रम रहा, शादी का कार्यक्रम रहा, तो नया ड्रेस पहन के, मामा की बेटे की शादी है तो नया ड्रेस, कोट वोट, छटाक भर के बुट्टे को कोट वोट पहना के लेके जाते। अबे उसकी सारे संभालना आता कि उसको कोट और उसको ये वो लेके जाते वहाँ, और उसमें खुश। नाटक देखने के लिए अगर बोलेंगे तो नाटक कब है, गुरुवार को है क्या, गुरुवार को, अरे यार वो शाम को मेरे साले के बर्थडे पार्टी में जाना है। तो तुमको अगर बर्थडे पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो तुम्हारा लड़का भी वैसे ही नौकरी करेगा, एक दिन शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। अगर तुम्हारा आने वाला तुम्हारा घर का या तुम्हारा आसपास के समाज में जो भी बच्चे हैं उनको सुसंस्कृत करना, इसमें अभी माँ बाप, क्योंकि देखो टीचर तो अपना पेमेंट लेने के लिए पढ़ाते, आजकल के टीचरों को इतनी कोई खुजान नहीं है कि ये बच्चे को ऐसा डेवलप करेंगे वगैरह। वो देखते कि हाँ अरे वो कंपटीशन है, कौन कौन है, जो अच्छे लड़के उनको ले लेते और चालू कर देते। अबे तो नए बच्चों को बनाने के लिए तुम क्या एफर्ट लोगे, वो देखते रेडीमेड, हाँ ये इसके पिताजी नाटक में काम करते ना, अच्छा रमेश लखमापुरे का लड़का है कि हाँ कबीर चलो तुम नाटक कर रहे हो। कबीर को तो खुजान है ही, तो वो तो जाता ही, और फिर वहाँ प्राइज़ मिला तो मैडम बोलती हाँ हमारे स्कूल को प्राइज़ मिला। अबे तेरे स्कूल को नहीं, तूने क्या किया उसके अंदर आउटपुट, कुछ तेरा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा माइंड सेट बदलना पड़ेगा, माँ बाप को भी, टीचर्स को भी। तो वो जो आपने बोला कि वो यंग मतलब युवा, नवजात से युवा बनने का, तो युवा बनने का अगर उसको थिएटर में इंटरेस्ट आना चाहिए। थिएटर, और सिर्फ थिएटर में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि थिएटर में आना चाहिए, लेकिन थिएटर से तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है, थिएटर से तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, इन सब में सुधार होता है। इसका मैं खुद उदाहरण हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी वर्धा जैसे गांव से जब आया था तो मुझे, मेरे बाजू से अगर कोई लड़की गई तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे,
या मैं नए आदमी से बात करने के टाइम डर जाता था कि अरे अब मुझे कोई भी आदमी, मतलब पहले मैं एक छोटा वाक़या आपको बताता कि जब मैं 12th में था तो नवनीत देशमुख करके एक प्राध्यापक थे, उन्होंने कॉलेज के, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी थी तो मुझे बोला कि तुमको नाटक में काम करना है। मैंने बोला मैं नाटक में काम नहीं करता हूँ। तो नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा। मतलब नहीं करना है सर, ये फालतू धंधा है, मेरे को जमता नहीं है सब। और उसका मेन कारण था मेरी फटती थी ऑडियंस के सामने जाने के लिए। तो उन्होंने बोला तू बैक स्टेज में काम कर। तो मैंने बोला ठीक है बैक स्टेज में काम करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेज पर नहीं जाना है। तो पर्दा बंद था और सोफ़ा सेट और वो टीपॉय वगैरह रखा था, और वो टीपॉय पे एक न्यूज़पेपर रखना था। तो उन्होंने बोला भाई न्यूज़पेपर नहीं रखा क्योंकि नाटक में उसका काम था। तो मेरे को बोले चाचा न्यूज़पेपर रखते। मैंने बोला पर्दा बंद है और लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, और मैं अगर न्यूज़पेपर रखने गया और पर्दा खुल गया तो मैंने मैं नहीं जाता सर, तुम किसी को भी भेजो। तो इस टाइप से मैं एक डरा हुआ सा था, क्योंकि मेरे घर में नाटक वाटक का कुछ नहीं था। आज वही मैं मेरे बेटों को देखता हूँ तो मेरे दोनों बेटे कितनी भी ऑडियंस रहे वो हिंदी मराठी इंग्लिश में मस्त एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो वो मेरा अचीवमेंट है। मतलब नाटक के जो अवार्ड्स आपने बोला तो वो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड है कि मैंने मेरे 2 बेटों को तो कम से कम आज इस कदर बनाया कि वो आज 1000 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में और शुद्ध भाषा में। तो ये माँ बाप को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बच्चों ने अगर उनके ऊपर नहीं हुआ है तो कम से कम उनको जब नौकरी लगेगी उनके बच्चे होंगे तो उनको तो ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, वहाँ पूरा मतलब वहाँ के लोगों को मैं बताता हूँ अरे ये नाटक है फ्री में है, तो भी वो अरे यार वो बहाने बताते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम पढ़ लिख के हो, अच्छा पेमेंट कमाते हो, खा पी के सुखी हो, तुम्हारा 4 व्हीलर है, तुम्हारे नागपुर में ही नाटक है, तुम्हारे घर के आसपास है, फिर भी वो लाते नहीं। फिर अरे मेरे लड़के को नाटक में लेना है ना, क्या हलवा है क्या? वहाँ आके घसना पड़ता ना, वहाँ या डायलॉग याद करने पड़ते, 4 लोगों के साथ में बोलने के टाइम तुम्हारे अंदर वो डेयरिंग होना चाहिए, तुमको स्टेज डेयरिंग आनी चाहिए। ये सब कुछ नहीं है और मेरे लड़के को नाटक में लेना, और वो नाटक में लेना मतलब फिर बाकी के लोगों ने वो भी धंधा शुरू किया है कि तुम्हारे बेटे को नाटक में लेते करके, और फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के ऐसे हाथ हिला के बोल दिया, वाह वाह छान छान फोटो काढ ले, फेसबुकवर टाकला, खुश। अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो फिर मरो, कुछ नहीं कर सकते। रियली सर, ये जो आपकी जो जेन्युइन बातें हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत कनेक्ट हो पा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसी जेन्युइन बातें कैमरा के सामने नहीं बोल पाते, क्योंकि ये रियल टॉक्स है और ये मन की बात है। बहुत लोग शर्माते हैं कि हमको ये सब बातें नहीं बोलनी है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी लोगों के सामने कैसे दिखेगी। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बडिंग आर्टिस्ट फील कर पा रहे हैं कि हाँ, ये सारी जद्दोजहद करने के बाद एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बनती है, और जो रियल टॉक है वो कोई भी कैमरा के सामने मैं बोलता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों से भी मेरा बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ, वाद हुआ, संवाद हुआ, कि मैंने बोला कि नागपुर में अगर तुम्हारे 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र है तो हर एमएलए ने ये सोचना चाहिए कि मेरे एरिया में मैं एक 300 से 400 ऑडियंस के लिए एक ऑडिटोरियम बनाऊंगा। तो नागपुर में 7 ऑडिटोरियम हो जाएंगे। 7 ऑडिटोरियम होने से हम जैसे लोगों पर एक नाटक बिठाते हैं, एक 1 एक्ट प्ले बिठाते हैं या फुल लेंथ प्ले बिठाते हैं, तो हम उसके 7 शो नागपुर के विविध भाग में, विविध एरिया में कर सकेंगे। क्योंकि जरीपटका का आदमी आके लक्ष्मी नगर में नाटक देखने नहीं आएगा, या लक्ष्मी नगर वाला जरीपटका नहीं जाएगा, या दिघोरी वाला रविनगर नहीं आएगा, या रविनगर वाला। तो अगर 7 विधानसभा क्षेत्र में एक छोटे छोटे हॉल 300-300 लोगों के रहेंगे, तो हम अगर मैंने नाटक बिठाया तो मैं 7 जगह कम खर्चे में वहाँ अगर नाटक करूँगा तो मेरे 7 शो होने से मेरे आर्टिस्ट भी और निखर के आएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई के नाटक बहुत अच्छे होते हैं और वाह, अरे वो 70-80 शो करके 100 शो करके आते, हम 100 प्रैक्टिस नहीं करते। तो हमारे आर्टिस्ट के अंदर वो निखार आएगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो और तेज़ी से और बहुत अच्छे ढंग से नाटक कर पाएंगे। तो वो उन्होंने एक ही बड़ा हॉल बना के रख दिया है सुरेश भट्ट, अच्छी बात है, बनाया, बहुत अच्छी बात है, पर वो इतने बड़े स्टेज पर और उसमें कैपेसिटी 2000 लोग है, और हमारे अगर ऑडियंस, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि ऑडियंस हमारी 50, 60, 100 लोग आते, तो 2000 के हॉल में 100 लोग हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई आया नहीं है, तो उससे आर्टिस्ट वैसे ही उसका मनोबल कम हो जाता। तो ऐसे छोटे हॉल बनाकर, और मैं वही बोल रहा कि हमारे नाटक के लोगों ने भी, जब तक आम पब्लिक तक तुम रीच नहीं करोगे, बहुत लोग हैं जिसको नाटक में काम करना है, बहुत लोग हैं जिनको, अब कोई लोग जो है बम्बई पूना की लड़कियां हैं, उन्होंने बचपने से नाटक देखा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उनके मिस्टर ने बोला कहाँ जाते उतने दूर, वो बेकार नाटक करते नागपुर वाले, तो वो जाती नहीं बेचारे। यानी उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि डॉक्टर
प्राची महाजन जो IMA में अभी क्या सर्जरी की प्रेसिडेंट है, उसका पूरा शिक्षण बम्बई में हुआ। उसको बचपन से, मतलब वो डॉक्टर है लेकिन उसको नाटक के प्रति एक रुझान था, उसकी माँ को वगैरह वगैरह। यहाँ आके उसने अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाटकों में काम शुरू किया। तो पहले साल जब आई तो मैंने बोला कि ये नई लड़की है, कौन है, देखते, ठीक है। जब देखा उसका काम करने का स्टाइल और ढंग, तो और उसको भी, उसके घर में किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरे को नाटक में काम करना है। और उसने अभी तक मतलब नट सम्राट, मोरूची मौशी, शिकार, कुसुम मनोहर ले ले, और बड़ा रोल, पूरा फुल लेंथ रोल किया, और इतनी ताकत से कर दी कि नागपुर में उस लेवल पर आने वाली लेडी आर्टिस्ट बहुत कम। तो मुझे लगता है कि देखो ये उसके ऊपर बचपन के संस्कार थे, करके हुआ है। नहीं तो वो भी लिपस्टिक लगा के हाय हाय वाह वाह कर, तो हाय हाय वाह वाह करने से कुछ नहीं होता। और बहुत बार हम देखते कि ये जो एकदम फैशनेबल कपड़े और फिर वैसा कट वाले ब्लाउज पहन के वाह वाह हाय सर वाह सर करते लड़कियां, और फिर उनको बोलने लगे ये डायलॉग पढ़ो, तो उनको मराठी भी नहीं पढ़ना आता, हिंदी भी नहीं पढ़ना आता, इंग्लिश भी नहीं पढ़ना आता। क्योंकि खुराना सर के नाटकों के टाइम हम लोगों ने ऑडिशन के लिए हम भी बैठते थे, तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ना था, सिर्फ दिखने से और वाह वाह। तो हम लोग ये सोचते कि जिसका मुंह खुलने के बाद अपने को इसका असली पता लगने वाला है, तब तक सोचो मत ज़्यादा कि वाह वाह क्या फिगर है वगैरह वगैरह, कोई मतलब नहीं है। तो इस ढंग से हम लोगों को भी 30-40 साल और 40 साल होने के बाद में ध्यान में आ जाता है कि ये अपने काम का आदमी है नहीं है, इसको आर्ट के प्रति कितना लगाव है, या ये सचमुच कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस ढंग से चल रहा है सब। सर हम हमारे एंडिंग सेगमेंट में हैं इस पॉडकास्ट के। आपका जो अभी 3 तारीख को जो प्ले आने वाला है, ये पॉडकास्ट रिलीज होने तक वो प्ले हो भी चुका होगा, लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि आप वो प्ले बार बार करते रहें। तो उस प्ले के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे एंडिंग सेगमेंट में? ये महेश एलकुंचवार जी जो एक ख्यातनाम प्ले राइट है इंडिया के, मतलब मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप 3 या 5 प्ले राइट्स में उनका नाम आना चाहिए, आता है। मतलब उनको सरस्वती सम्मान मिला है और उनका पूरा लिटरेचर वर्ल्ड के 12-13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है। तो बहुत बड़ी हस्ती है वो। उनका ये रक्तपुष्प नाटक है जो हमें बहुत दिनों से करने की इच्छा थी, और हमें एक डॉक्टर संयुक्ता थोरात करके डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में है, उन्होंने वो नाटक प्रोड्यूस करने की मनीषा प्रकट की, और उन्होंने मुझे निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी। तो उस नाटक में मतलब रजोदर्शन जिसको बोलते कि, जिसमें हम लोग बोलते कि मासिक पाळी जो है वो शुरू हुई है, और जो औरतें 50 साल के ऊपर हो जाती है तो एक मेनोपॉज हो जाता है। तो उस एज की माँ और एक उस एज की बेटी, इन दोनों में जो संघर्ष होता है, और उन दोनों को संभालते संभालते उनके पिताजी की जो हालत होती है, इस ढंग से वो ऐसा देखने से ऐसा लगे ये फैमिली ड्रामा है, लेकिन वो फैमिली ड्रामा नहीं है। उसको देखने के बाद पता चलता है कि ये नाटक में किन मनोभावों को प्रकट करने की कोशिश लेखक ने और डायरेक्टर ने की है, और उसमें आर्टिस्ट, और उसमें एक पेइंग गेस्ट भी रहता है, उस फैमिली में एक पेइंग गेस्ट भी रहता है, वो भी उस लड़की के एज का है। तो नेचुरली उन दोनों की एज की वजह से उनका एक दूसरे की तरफ का अट्रैक्शन, और माँ का मेनोपॉज के शारीरिक अवस्था में जाने की वजह से जो मेंटल सेटअप बिगड़ गया है या होता है जो चिड़चिड़ापन, उसकी वजह से उसका सबके प्रति सोचने का एक ढंग, इन सब चीज़ों का एक मतलब कॉम्प्लेक्स प्ले है, और ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। तो अभी उसका हमारा ये 4था शो है, तो हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा शो करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप लोगों की दुआएं रही तो और भी ज़्यादा शो करेंगे। वैसे अभी मेरा एक नाटक और अभी आने वाला है, नागपुर में होने वाला है, क्रांति नायक, जिसमें मैं तुकडोजी महाराज का रोल करता हूँ। उसके हमारे 48 शोज़ हो चुके हैं, और अभी 49 शो नागपुर में बस इसी महीने में होगा। डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो तुकडोजी नाटक वो मेगा प्ले है, रिकॉर्डेड प्ले है, लेकिन उसमें 40 लोगों की टीम है पूरी, और उस नाटक को भी आप लोग देखने आइए। और वहाँ आर्टिस्ट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक आर्टिस्ट कितने रोल करते हैं, उसके लिए वो कैसे, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट में हम लोग देखते हैं कि कोहली या रोहित या बुमराह या शमी, जब वो मैच शुरू होती है तो सब कुछ छूट जाता है, वो फैमिली और ऑडियंस और ये नहीं, बस मेरे देश के लिए खेलना और ये। तो उसी तरह ये लोगों के अंदर जो जज्बा आता है कि हम लोग जब नाटक करते हैं तो
प्ले टाइम जो रहता है वो एक मेडिटेशन है, या हम लोग प्रैक्टिस करते तो एक मेडिटेशन है। मतलब मेडिटेशन मतलब सिर्फ ओम करो और ऐसे आंख बंद करके बैठो और बिल्कुल योगा और पद्मासन, ज़रूरी नहीं है। माइंड का कंसंट्रेशन करने के लिए हमें जैसे प्लेयर्स अपना समय देते हैं, वैसे आर्ट वाले, चाहे वो पेंटर रहे, म्यूज़िक वाले रहे, डांस वाले रहे, ड्रामा वाले रहे। ड्रामा में एक ये कॉम्प्लेक्स आर्ट है, मतलब इसमें म्यूज़िक भी है, डांस भी है, विजुअल्स भी है, तो नेचुरली इन सब का एक मिश्र कला है। तो इसको हैंडल करते वक्त, और इसमें ऑडियंस लाना ज़रूरी है, तो हैंडल करते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा में पब्लिक को, मतलब जो आएंगे नए जनरेशन के लोग, उन्हें बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि तुमको मैनेजमेंट कैसे करना है, तुम्हें ऑर्गेनाइज कैसे करना है सबको, साथ में क्रिएटिविटी, टेक्निक, हर चीज़ को अपने आप में बिल्डअप करने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस थिएटर में हैं, और जो आगे तुमको फिल्मों में भी काम आ सकते हैं, मतलब रील्स बनाने में भी काम में आ सकते हैं, या कहीं भाषण देना है, इंटरव्यू देना है, तो वो सब तरफ काम में आ सकता है थिएटर का। तो इसलिए मुझे थिएटर अच्छा लगता है, और मुझे और जम के थिएटर करना है। हमारी यही आशा रहेगी कि आप ऐसे ही प्लेज हमारे न्यू जनरेशन्स के लिए लाते रहें और उनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करें। सर, हम हमारे एंडिंग सेशन पे हैं। आपको मंथन पे आके कैसा फील हुआ, कैसी ये कन्वर्सेशन कैसी रही? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मन की बात जिसे कहते हैं वो पब्लिक तक पहुंचा पा रहा हूं इस माध्यम से। और मुझे लगता है कि यंग जनरेशन के जो लोग हैं उन्हें बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मुझे एक लगता है कि हर बच्चों में एक कोई भी स्पोर्ट्स और एक कोई भी आर्ट अगर उसकी ज़िंदगी में है तो वो ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में असफल हो ही नहीं सकता। या हम लोग कभी सोचते हैं कि कभी कभी कि छोटा सा ब्रेकअप होने से सुसाइड कर लिया, चूतिया है क्या इसके लिए? तो मैं अपना मन पक्का करके मैं आने वाले हर तकलीफ़ों को, हर कठिनाइयों पर कैसे विजय पा सकूं, इसमें से क्या रास्ता निकाल सकूं, चाहे वो शॉर्टकट क्यों ना हो, वो निकालने की अगर तुम्हें क्षमता बिल्डअप करनी है तो तुम्हें एक स्पोर्ट और एक कला, ये दो चीज़ों को लाइफ में स्थान देना ज़रूरी है। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को एक कोई ना कोई स्पोर्ट्स और पढ़ाई के साथ साथ एक कोई ना कोई स्पोर्ट और एक कोई ना कोई आर्ट में रुचि होनी ही चाहिए। तो एक अच्छा नागरिक बनेगा और वो उस ढंग से सोचेगा और वो हमारे देश के लिए बहुत भला साबित होगा और एक अच्छा समाज निर्मित होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ इतनी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन करने के लिए। सो दिस वाज रमेश लखमापुरे सर। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और दिल से कनेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज द पॉडकास्ट विथ श्री रमेश लखमापुरे सर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और स्पेशली इस वीडियो के लिए वी वांट टू थैंक चिटनवी सेंटर, योगिता चाकोले मैम एंड संजय जोग सर फॉर प्रोवाइडिंग विथ अस दिस वंडरफुल वेन्यू। और आपको इसकी बैक स्टोरी पता नहीं है, पर हम जानते हैं कि हाउ ग्रेटफुल वी आर। सो थैंक यू चिटनवी सेंटर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नमस्ते, जय हिंद, कीप सपोर्टिंग एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडिक रेवोल्यूशन। जय हिंद।